आप सुन रहे हैं कूल टाइम मुकुल टाइम। कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। बॉक्स एफएम के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा। आज हमारे मंच पर उपस्थित है डॉक्टर रामअवतार शर्मा। एक प्रतिष्ठित जनरल फिजिशियन जिनके दशकों के अनुभव ने अनगिनत लोगों की सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर शर्मा न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं, बल्कि सेहतमंद जीवन शैली को लेकर अपनी गहरी समझ और सरल सुझावों से सभी को प्रेरित करते हैं। आज का उनका विषय है अस्थिर रक्तचाप और बीपी से जुड़ी भ्रांतियाँ। वे बताएंगे कि कैसे अस्थिर बीपी हमारे शरीर को प्रभावित करता है, इसे नियंत्रित करने के तरीके और उन मिथकों की सच्चाई जो इसे लेकर आम लोगों में फैली हुई है। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञानपूर्ण चर्चा के लिए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर रामअवतार शर्मा का। स्वागत। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बस मजे के अंदर। हाँ, कूलेस्ट वन। मैं हूँ कुल मुकुल और डॉक्टर रामअवतार शर्मा मेरे साथ है। इस समय हम रक्तचाप की बात करेंगे। चाप, नाव में चप्पू होते हैं, चाप चलती है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, दो सवाल अभी सामयिकता के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक सवाल तो ये है कि कल परसों अखबारों में था कि चाइना में लॉकडाउन शुरू हो गया है, नए वायरेंट्स पाए जा रहे हैं, तो हर श्रोता की इच्छा होती है जानने के लिए कि क्या है ये। जी देखिए, वायरस तो मुकुल जी आते रहेंगे और इसके दो तीन कारण हैं। जैसे हमने कोरोना से कोई लंबा चौड़ा जो है ना सबक लिया नहीं, क्योंकि वायरस क्यों आता है कि जब ह्यूमन और एनिमल्स और दूसरी तरह का जो इंटरेक्शन बढ़ता है तो वायरसेस नए नए आते हैं। तो आप देखिए हमारे यहाँ कितनी हर जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, और अधिकतर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसका कोई उत्पादकता से कोई रिश्ता नहीं है। उसके पीछे जो इंटरेस्ट होते हैं, कहीं तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, कहीं कोई व्यापारिक इंटरेस्ट होते हैं, कहीं अपना दिखावा करने के होते हैं। कोई शादियां हैं, जैसे कोई मेले हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम हैं, उनमें लाखों करोड़ों लोग, हज़ारों लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो उसमें यदि एक आदमी के भी वायरस है तो वो चारों तरफ फैल जाएगा, और जितने लोगों में वो वायरस फैलेगा तो उसमें म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल भी, अब सबके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए तो हर आदमी दुनिया की हर जगह को देखना चाहता है, और उसमें भी आप नोट करेंगे कि लोग खाली चीज़ देख के आते हैं, उसको जी के तो आते नहीं हैं, लेकिन वायरस को तो चारों तरफ फैला देते हैं, या वहाँ से वायरस यहाँ ले आते हैं। तो घूमने जाते हैं, घूम के आते हैं, खाली चक्कर लगा के आते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, कि सिर्फ चक्कर लगा के आत्मसात तो किया नहीं। आप रणथंभौर जाते हो और वहाँ लगातार आंख घुमा के और वो टाइगर को देखते रहते हो, टाइगर नहीं दिखे तो आप सोचो कि मेरी तो यात्रा सफल नहीं हुई। तो आपने रणथंभौर को तो देखा ही नहीं। कमाल की बात करें। आज ही हमारे एक मित्र हैं अतुल राजेश गुप्ता, और वो ये गए होंगे नारगढ़ पहाड़ियों में, तो बोले यार पैंथर दिखा ही नहीं, पूरा टूर ही खराब हो गया। हाँ, तो उन्होंने पहाड़ी तो देखी नहीं ना, नारगढ़ की आत्मा तो देखी नहीं। वहाँ जो हरियाली है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ जो पत्थर हैं, जो पहाड़ की बनावट है, उसकी डिग्निटी है, वहाँ से आपको जयपुर शहर कैसे दिखता है। आपने सुबह का है, सूरज की किरणें हैं, उनका आनंद तो लिया ही नहीं। पैंथर क्या है? पैंथर तो एक जानवर है, क्या देखना है उसको? जू में देख लो, यूट्यूब पे देख लो। तो एक्चुअल में ये इसलिए वायरसेस तो आते रहेंगे और हम उनको भुगतते भी रहेंगे और फिर भूलते रहेंगे। आदमी चीज़ों को याद रखना चाहता नहीं है, क्योंकि वो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा इसको, वो बीपी से भी संबंधित है। जैसे हम जहाँ भी लिखते हैं कि साहब वो स्वर्गवासी हो गए जी, इस शब्द की थोड़ी गहराई में जाइए आप। कोई आदमी, हम नहीं कहते फला आदमी मर गया, हम कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए। यानी मरा है तो स्वर्ग में ही जाएगा, नहीं, स्वर्गवासी हो गए। यानी आप वैशाली में हो, वैशाली से मकान बदल के मालवीय नगर चले गए। यानी हम मृत्यु के सत्य को नकारते हैं जी।
हम कभी भी ये नहीं कहते कि साहब बोलो आत्मा तो अजर अमर है, उसकी आत्मा को शांति मिले, यानी शरीर कुछ भी नहीं है। भाई शरीर कुछ नहीं है तो शरीर को अभी त्याग के दिखाओ ना। तो हम भ्रमित हैं और भ्रमित स्थिति में रहना चाहते हैं। आत्मा चूंकि उनकी दिखने वाली है नहीं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे वो ज़िंदगी भर शांति में नहीं रहा, वो जिंदा था तो आपने उसको शांति देने का कोई प्रयास नहीं किया। मरने के बाद में कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा है कि नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन हम एक भ्रम में जीना चाहते हैं। तो इसलिए, और भ्रम के पीछे क्या होता है, हमारा अहंकार होता है, हमारा ईगो होता है, हम अपनी अकड़ में रहते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। और उसका परिणाम ये जो तरह तरह के वायरस हैं, लॉकडाउन लगाना, वायरस जो दिखता ही नहीं, जो अदृश्य है, क्या लॉकडाउन का असर पड़ेगा उस पर? कोरोना में क्या पड़ा, कौन सी मृत्यु को रोक दी? अब इसके पीछे बड़े इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। कोरोना के बाद में धनी लोग 3 से 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा धनी हो गए, और आपने सारे मिडिल क्लास की जवानी छीन ली। वर्क फ्रॉम होम के नाम लेकर के आप बच्चों को देखो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करवाते हो। सारा स्टाफ कम हो गया। आप अच्छे जिनका नाम तो लेना अच्छा नहीं है, प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जहां पर पहले मान लो 20 आदमी काम करते थे, आप 2 काम कर रहे हैं। ऐसे मैं पर्सनल लोगों को जानता हूँ। 18 आदमियों को निकाल दिया, 2 आदमियों को रख रहे हैं, उसकी सैलरी 1.5 गुना कर दी मान लो, और उस 1.5 गुना के नाम पे उस आदमी की आपने सारी मतलब ज़िंदगी छीन ली एक तरह से। तो ये बड़े खेल हैं, और चूंकि इसके विरोध में बोलने वाली जो या उठने वाली आवाज़ें वो लोग खुद ही स्वीकार नहीं करते। तो आपको लगता है कि ये जो वायरस है ये भारत में भी पहुंचेगा? क्यों नहीं आएगा? वायरस को किसने रोका है? वायरस के लिए क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या चाइना? भी चिड़िया का कोई देश थोड़ी होता है। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस? भीड़ मत करो। अभी तो महाप्रयाग, महाकुंभ वो होंगे तो होंगे, ठीक है, उसके भी परिणाम, हर जगह के परिणाम तो आते हैं। देखिए इस धरती पे एक फंडामेंटल है पूरे अस्तित्व का, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का है। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, इट इज़ इनएविटेबल। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी, वो आज होगी या साल बाद में होगी या 10 साल बाद में होगी, वो नहीं कह सकते। तो हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया तो होके रहेगी। यह तो एक फंडामेंटल है अस्तित्व का, तो तैयार रहिए। चलिए आगे आ जाते हैं आज के विषय में, क्योंकि बात चाइना की करनी ज़रूरी थी। उससे रिलेटेड एक और बात है, हमारे एक मित्र थे क्रिकेट खेलते हुए, चक्कर आया, ख़त्म हो गए। आज ही अखबारों में सुबह सुर्खियों में था कि भाई सर्दी बहुत बढ़ रही है, सर्दी में रक्तचाप बढ़ जाता है, हार्ट फेल के चांसेस बहुत रहते हैं, कार्डियक अरेस्ट होता है। क्या है इस सर्दी के बारे में मिथ? देखिए कुछ तो क्या है, इस दुनिया में डर बहुत फैलाया जा रहा है। सर्दी में कुछ विशेष व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन किस समय प्रभावित होते हैं, कितने प्रभावित होते हैं, कौन लोग प्रभावित होते हैं, इन सब के बारे में पूरा नॉलेज तो कोई देता नहीं है जी। और आपको एक क्योंकि मुकुल जी एक ने विशेष चीज़ देखी होगी, जैसे हम लोग जब 20-22 साल 18 साल के थे, जैसे मेरी उम्र के लोग, उस समय हम खबरों के पास जाया करते थे। खबरें हमारे पास नहीं आती थी। अब खबरें आपके पास भेजी जा रही हैं। आप अपना मोबाइल खोलिए, फोर्सफुली एक अलग तरह की भाषा के अंदर, और आपकी नज़र ऐसी पड़ेगी ब्राइट अक्षरों के अंदर चमकती हुई, साथ में कोई एक सुंदर सी महिला की या कोई हादसे की, वो आके आपको पढ़नी पड़ेगी। वो इस तरह से आपके पास खबरें पुश की जा रही हैं। अब खबरों के पास आप जाओगे तो उस खबर का आप अपने जीवन में उपयोग करोगे। अब फोर्सफुली आपके पास भेजी जा रही है, सारे दिन आप व्हाट्सएप खोलोगे, कितने फॉरवर्ड हैं, लोग क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं, अधूरा ज्ञान क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हम क्यों उसको रिसीव कर रहे हैं, और क्यों हम उसको ओपन कर रहे हैं। तो ये एक सारा एक तंत्र है। इसी तरह से जैसे अब आपको तो सर्दी से डरा के रखेंगे, अरे भाई सर्दी का भी आनंद लो, ये प्रकृति का एक हिस्सा है, ये हर एक को नसीब भी नहीं है। ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ सर्दी नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि थोड़ी सर्दी आए, थोड़ी ठंडक आए मौसम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सर्दी आई और हार्ट अटैक सब हो जाएंगे, उसमें आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। बीपी क्यों बढ़ जाता है कि जब मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, हवाएं ठंडी होती हैं, तो हमारी मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और जो धमनी होती है जिसमें रक्त चलता है, वो भी एक मसल है, वो मसल्स की बनी हुई, वो भी थोड़ी सिकुड़ जाती हैं जी। और दूसरा क्या होता है कि ठंड की वजह से आप पानी कम पीते हो, तो आपका ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो यदि आप एडिक्वेट मात्रा में पानी का सेवन करते हो, जी मैं पानी पी लेता हूँ और आप शरीर को थोड़ा वार्म रखते हो,
हल्की एक्सरसाइज वगैरह करके और कुछ नेचुरल जो वार्म जो पेय पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके जो पारंपरिक हमारे होते हैं, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सर्दी से कोई आज से आदमी एक ठंड का मौसम आया और आदमी कोई मर गया, ऐसे नहीं होगा। ठंड के मौसम में लोग रजाइयों में दुबके रहते हैं, एक्सरसाइज बाहर जो वॉक होती है वो उतनी नहीं होती है, या धूप में लोग भागने की कोशिश करते हैं। घर में भी आपने आज एक बहुत चर्चा के दौरान बोला कि 6 बजे बाद की गई एक्सरसाइज आपकी शुगर को बहुत हेल्प करती है। हाँ देखिए, होता क्या है कि एक्सरसाइज की टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे किसी के ओबेसिटी है जी, या किसी के बॉर्डर लाइन या वेल एस्टेब्लिश्ड टाइप 2 डायबिटीज़ है जी, तो यदि वो शाम को 6 बजे से लेके रात को 12 बजे के बीच में जब भी उनको टाइम मिले तो वो यदि 3 मिनट कम से कम और आधा घंटा आदर्श स्थिति में और यदि 15 मिनट करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में यदि वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहेगा अच्छी तरह से, और इसके साथ साथ उनका जो ब्लड शुगर है प्लस उनका वज़न। अच्छा, ये क्या सब इंटर रिलेटेड होते हैं, आप इनको अलग करके नहीं देख सकते जी। आप जैसे ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपकी डायबिटीज़ भी मैनेज होगी, आपका ओबेसिटी है वो भी मैनेज होगी, फिर आपका ब्रेन भी मैनेज होगा, और यदि आप लंबे समय तक करते हो तो आप में कैंसर जैसे रोग होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। ओह, तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इनको आप अलग करके नहीं देख सकते। जी। पर टाइमिंग जो है शाम का वो प्रिफरेबल है, शाम का जो समय है वो प्रिफरेबल है, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद में हमारा जो शरीर है उस पे इंसुलिन का असर कम होने लगता है। उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि लीवर होता है वो 11 बजे स्लीपिंग मोड में या स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, जैसे मैं कई बार बताता हूँ जी। तो आपकी इंसुलिन शरीर पर उतना प्रभाव नहीं करती है। अब उस समय यदि आप एक्सरसाइज कर लेते हो इवनिंग में तो आपका सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होगा, और आपका जो मसल्स हैं वो इंसुलिन से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, वो इंसुलिन को लेकर ज़्यादा क्रियाशील हो जाएंगे, तो आपकी जो ब्लड शुगर है और आपकी जो फैट है वो बर्न होगी। तो जैसे खाना खाएं 8 बजे आपके हिसाब से, तो वो एक्सरसाइज 8 बजे से पहले करें? हाँ, 6 बजे के हाँ पहले कर लो यदि। और ये देखिए 2 तरीके से है, आप 6-7 बजे खाना खाओ, या तो जैसे 5-6-7 बजे कभी खा सकते हो आप खाना शाम का, जितना अर्ली खाओगे उतना बेटर है, क्योंकि एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। यदि आप 6 बजे खाना फिनिश कर लेते हो और अगले दिन सुबह आप 6 बजे या 7 बजे नाश्ता करते हो तो आपका 12-13 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना किसी प्रयास के हो गई। लंबा चौड़ा आपको कुछ से प्रायोजन नहीं करना पड़ेगा, तो वो बेनिफिट है। फिर आप 8 बजे एक्सरसाइज 3 घंटे बाद में आराम से कर सकते हो, या फिर शाम को आप एक्सरसाइज करो और 8 बजे हर हालत में खाना खा लो, खाना फिनिश हो जाना चाहिए। ग्रेट। 8 बजे सो दैट 11 बजे जब आपका लीवर स्टैटिक मोड में जाएगा, स्लीपिंग मोड में जाएगा, तो उस समय तक सब कुछ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन। खाना खाना सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, वो खाना जाता है, फिर वो पेट के अंदर एसिमिलेशन होता है, चर्निंग होती है, स्टोमक है ना वो बार बार सिकुड़ता है, उसको बिल्कुल लिक्विड बनाता है, फिर वो खाना आंतों में जाता है, फिर वहाँ से उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो शरीर ब्लड में जाते हैं, फिर वो लीवर में जाते हैं, फिर लीवर उनको जहाँ जहाँ भेजना होता है वहाँ भेजता है। इस पूरी क्रिया में 3 घंटे का टाइम लगता है। तो आप यदि 8 बजे खाना फिनिश कर लेते हो तो फिर आप 11 बजे तक बिल्कुल है ना अच्छी स्थिति में आ जाए। एक सवाल उठता है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की कि पेट सिकोड़ता है, उसको लिक्विड करता है। बुजुर्ग कहते थे कि जब खाना खाओ तो पानी मत पियो, पानी जो भी होगा उनका रीज़न, अगर पेट को लिक्विड करना है और हम पानी खाना खाने के बाद पी लें थोड़ा सा या साथ पी लें तो लिक्विडिटी को और बढ़ाएगा। देखिए उसमें ऐसा होता है कि खाने से पहले पानी पीना चाहिए। ओह, खाना खाने की जो शुरुआत है ना उससे 10-15 मिनट पहले आप 2 गिलास पानी पी लीजिए। खाने का यू स्टार्ट योर मील विथ ए ग्लास ऑफ वाटर। ग्रेट। पहले खाना खाइए, आप पानी पीजिए पहले, और 2 या 3 गिलास, जैसे आधा घंटा पहले आपने 2 गिलास पानी पी लिया और फिर आपने स्टार्ट से पानी पी लिया, और साथ में जो आपके जो सलाद होता है उसको पहले खाइए। उसमें भी 85%, 80% से 85% तक पानी होता है, तो वो आपकी बॉडी में लिक्विड चला जाएगा। तो वो हम पानी
वैसे भरेंगे तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, स्टोमक का एसिड डाइल्यूट हो जाता है खाने के साथ पानी पीने से, तो जो स्टोमक को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो एसिड होता है वो खाने को तुरंत पिघला देता है। तो आपने उस समय ज़्यादा पानी पी लिया तो वो एसिड हल्का हो जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत प्यास लगी और आप खाना ही खाए जा रहे हो, उसमें आप सिप ऑफ वाटर ले सकते हो बीच में, इंस्टेड की भी पूरा 2 गिलास पानी पियो, आपने आधा गिलास या 1/4 गिलास पी लिया, सो दैट आपको वो प्यास की स्थिति नहीं रहे। हम बहुत अच्छी बातें अब करने जाएंगी रक्तचाप के बारे में। डॉक्टर राम अवतार शर्मा हैं, बॉक्स एफएम में हमारे आज के मेहमान, और आप अगर उनसे बात भी करना चाहते हैं तो बहुत आराम से आप फ़ोन कर सकते हैं 7339990969 9116565744। आप हमारे बॉक्स एफएम के ऐप पे जाके चैट भी कर सकते हैं। रक्तचाप के बारे में हम अब बहुत प्यारी प्यारी बातें करने जा रहे हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग काम की बातें करें, इसके लिए बॉक्स एफएम खोला है हमने। और आर.डी. बर्मन साहब आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्या संगीतकार, और गाते भी बड़े मस्त थे। उनके कुछ गाने बहुत अच्छे अच्छे, यम्मा यम्मा और अपना देश हमारे ज़माने की फिल्म थी, उसमें एक गाना था वीठा तरह तरह तरह, उसमें उनकी सांस लेने की अपनी एक अदा थी। एनीवे, हम बात कर रहे हैं सांस लेने की, रक्तचाप की। रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, वो अब इस ब्लड सेल के बारे में और रक्तचाप के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लें डॉक्टर राम अवतार शर्मा से। देखिए मुकुल जी, क्या होता है कि हमारा हार्ट एक काफ़ी शक्ति के साथ में रक्त को बाहर भेजता है। अब वो इतना फोर्स होता है उसके अंदर कि यदि उसको रेजिस्टेंस नहीं मिले, उसको थोड़ा प्रतिरोध नहीं मिले, तो वो शरीर को फाड़ सकता है, वेसल्स को। तो वेसल्स जो हृदय से जो रक्त बाहर आ रहा है उसके विरोध में रुकावट डालती, सिकुड़ती हैं वो, उसी से ये ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। क्योंकि कोई पाइप है, जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, धमनियां, पाइप है, वो तो एक पाइप है जी, लेकिन वो तटस्थ पाइप नहीं है, एक सिंपल पाइप है, उसमें एक अपनी ताकत होती है। तो हार्ट का, जब हार्ट से ब्लड वहाँ जाता है तो वो उस आर्टरी को चौड़ा करने की कोशिश करता है। तो यदि आर्टरी न्यूट्रल होगी तो आर्टरी फट जाएगी, इतना ज़्यादा प्रेशर है, आदमी की जान निकल जाएगी तुरंत ही। तो उनमें मसल्स होती हैं, वो मसल भी एक सर्टेन लेवल तक सिकुड़ती हैं, सो दैट हार्ट का जो प्रेशर, रक्त आ रहा है जिस दबाव के साथ, दबाव के विपरीत में भी एक दबाव लगे, तो उससे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक प्रेशर डेवलप होगा तो एक तो हार्ट वाला, तो एक तो सिस्टोलिक होता है, वो तो हार्ट से डायरेक्ट आ रहा है, उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और ऊपर वाला दूसरा है डायस्टोलिक, जो धमनियाँ सिकुड़ के जो रेजिस्टेंस पैदा करती हैं उसको डायस्टोलिक कहते हैं। वो हृदय को नीचे वाला जो रक्तचाप आता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यदि दोनों सही रेंज में हैं तो इसका मतलब आपका हृदय भी सही काम कर रहा है और आपकी जो आर्टरीज हैं वो भी सही काम कर रही हैं, तो वो बॉडी का उससे बैलेंस बनाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। धमनियाँ सिकुड़ती हैं, वापस हम पल्स फील करते हैं, जैसे नाड़ी जो कहते हैं, हम हाथ पे देखते हैं, वो क्या देखते हैं, वो धमनी के अंदर तो सिकुड़न और फैलावट हृदय के साथ ही तो हो रही है ना। तो सेम वही आपके हार्ट की बीट है जो आप यहाँ पर हाथ पे फील करते हैं, डॉक्टर जैसे देखते हैं, या हम खुद भी देख सकते हैं, तो वो आपके हृदय के साथ ही चलती है, सिंक्रोनाइज्ड है, उसके साथ साथ चलती है। तो ये बीट जब फास्ट होती है, इसका मतलब समथिंग, आपका हृदय ज़्यादा गति कर रहा है, आवश्यकता से अधिक गति कर रहा है, और आवश्यकता से ज़्यादा वो यदि 1 पर मिनट धड़क रहा है तो आपका संभावना है कि आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा, संभावना पूरी रहती है उसमें, और या फिर बहुत कम हो जाता है। लेकिन बहुत कम होने पे ये जो धमनी है ये बिल्कुल ऐसे पड़ जाता है जिसमें कोई ताकत नहीं है, जैसे पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वो तो खतरे वाली चीज़ होती है। और नॉर्मल है तो उसका वो अनुभव से पता चल जाता है। और यदि ब्लड प्रेशर बहुत रेट ज़्यादा हो, हृदय की गति ज़्यादा हो, तो 2 स्थिति होती हैं, या तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है और या बहुत कम हो गया है। दोनों स्थिति में हृदय की गति बढ़ जाती है। कम हो रहा है मतलब वो ज़्यादा काम करेगा, धक धक धक, हाँ, धक धक ज़्यादा काम करेगा, उसमें ताकत कम होगी, तो आपकी पल्स, इसको 3D पल्स कहते हैं, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अब बंद होने वाली है, फीलिंग आ जाती है उसके अंदर, और आदमी के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, बर्फ जैसे। इसका मतलब बीपी बहुत लो हो गया है। सो ये बेसिक डॉक्टर 2 ही चीज़ें देखते हैं, या तो नब्ज देखते हैं या स्टेथोस्कोप से। इसके 2 कारण हैं।
भाई नब्ज देखना एक तो देखिए साइकोलॉजिकल बड़ा इम्पैक्ट है, पेशेंट का और डॉक्टर का एक रिश्ता रेपो होता है, एक रिश्ता बनता है। आजकल जैसे नए ज़माने के मैंने सुना है बहुत सारे रोगी बताते हैं कि डॉक्टर ने तो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं और न वो पल्स देखते हैं, तो उनको संतुष्टि नहीं होती। देखिए बॉडी कांटेक्ट का अपने आप में एक उसमें सपोर्ट सिस्टम मिलता है, उससे रोगी को लगता है मेरे को ये जो आदमी है ना मेरा अपना है, मेरा इससे एक रिश्ता है। तो डॉक्टर और पेशेंट का भी तो एक रिश्ता ही है ना, सिर्फ हम इसको पैसे से जोड़ने लग गए आज के समय में, तो वो रिश्ता जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब सारा अब प्रोफेशनल हो गए, सब कहते हैं हम तो प्रोफेशनल, हमें आपसे क्या लेना देना। अरे लेना देना तो है ही ना भैया, चाहे पैसा लेना हो, लेन देन तो है ही ना, हर हालत में लेन देन है। आप पैसा भी लेते हो, आप जान दे सकते हो उसको और आप उसकी जान ले भी सकते हो। तो लेना ना हो, देना भी हो, सब है, व्यवहार है जिंदगी का। ठीक है, डॉक्टर को भी अपना घर चलाना है, एक्सपेंसेस हैं, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन बॉन्डिंग है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो जो रिलेशनशिप्स है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और इसलिए एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन कि साहब कई लोग डॉक्टर का जो सफ़ेद कोट देखते कईयों का बीपी बढ़ जाता है। ऐसे मेरे पास भी बहुत लोग आते थे साहब, हाँ वो डॉक्टर से उनको डर लगता है, पुलिस वालों को देख के तो फिर भी डॉक्टर से बहुत लोगों को डर लगता है, और वो बीपी इंस्ट्रूमेंट देख के भी डर लगता है। इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन का नाम दिया जाता है। उसमें यूजुअली होता वही है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने से हार्ट का पंपिंग बहुत पावरफुल हो जाता है घबराहट की वजह से, तो उससे वो बीपी बढ़ जाता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग बीपी अस्थिर बीपी की कैटेगरी में यही आता है। देखिए एक तो लोगों का लगातार बीपी हाई हो, अस्थिर ब्लड प्रेशर का जो मतलब होता है वो है कि आपका कभी तो नॉर्मल आ रहा है, कभी ऊपर का 160 आ रहा है, कभी 140 आ रहा है, कभी 190 आ रहा है। तो हमें इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फ्लक्चुएटिंग बीपी है ये कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी कार है, आपको यहाँ से बीकानेर जाना है, आपने 70-80 की स्पीड डाल दी तो आपकी गाड़ी को संभावना है कोई नुकसान नहीं होगी और न आप में थकान आएगा जी। अब कभी आप 120 पे चला रहे हो, कभी 40 पे, कभी 30 पे, तो आपको संभावना है कि कहीं ना कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, या आपका टायर जल्दी घिसेगा, या आपका कोई ना कोई और प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, आप थक बहुत ज़्यादा जाओगे। तो सेम फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर का हमारे शरीर पर काफ़ी मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसको नियंत्रण में करना आसान नहीं होता। बहुत खूब। चैट बॉक्स के माध्यम से हमने कहा था कि आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन पे भी डायल कर सकते हैं 7339990969 पे। रामनिवास जी हैं पालवास, रामनिवास पालवास साहब ने लिखा है, डॉक्टर सर शाम को ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे जिम जाकर फिर खाना खाकर सो जाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? मैं रात को 8 बजे खाना खाकर 90 मिनट घूमता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कई देर तक नींद नहीं आती, क्या करना चाहिए? एक और है पर प्रश्न हरिंदर सिंह का, वो बाद में पूछूंगा, पहले रामनिवास जी की बात का जवाब दे दें। देखिए रामनिवास जी, ये होता है नींद वाला जो इशू है ना, नींद आपके इस साल के 2025 के जो 3 रिजोल्यूशन है उनमें से एक होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। एक तो ये कि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। मुझे इसमें दुनिया में बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है, हमारे जो विचार है जो जिनमें प्रदूषण हो रहा है एक तरह से चारों तरफ, जो भौतिकवाद फैला हुआ है उसकी वजह से, और दूसरा आपका जैसे संतुलित भोजन, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो नींद का है। तो नींद के लिए 2-3 चीज़ ज़रूरी हैं। आपको मैं राय दूंगा कि आप मेडिटेशन, क्षणिक मेडिटेशन अपनाइए। ये एक अलग चीज़ है, आपको मेडिटेशन में घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप घूम रहे हैं तो उस समय सिर्फ घूमने पे ध्यान दीजिए, आप उस समय विचार मत कीजिए। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप जैसे कोई पॉडकास्ट लगा लिया आपने तो आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा, तो एक आपका ध्यान स्टेबलाइज हो, हाँ उस पॉडकास्ट पे स्टेबलाइज हो गए। कोई म्यूजिक है तो फिर म्यूजिक का आनंद लेते हुए घूमो। आप सुबह शाम घर परिवार की समस्याएं, आपके ऑफिस की समस्याएं, उनके बारे में मत सोचो। अब सवाल उठता है कि साहब सोचे बिना अपने आप सोची जाती हैं वो। मैं बड़ा सिंपल सा राय दूंगा, जब आप घूमो तो या तो अपने पैरों, अपने जो कदम हैं उन पे ध्यान टिकाओ, और या फिर अपने सांस पे ध्यान टिकाओ। क्या बात है। अच्छा, ऐसा होगा कि जब आप ध्यान टिकाते हो तो ध्यान भटकता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ध्यान भटक गया और तुरंत आप वापस सांस पे आ जाओ। ऐसा सैकड़ों बार आपके साथ होगा, उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं। आप वापस लौट के आ रहे हो, आप बार बार वापस लौट के आ रहे हो। सुबह का भूला शाम को लौटे तो असली मेडिटेशन वो है। क्या रियल मेडिटेशन ये है कि इसका मतलब आपके जो सोच की कोर में सांस है,
बीच बीच में भटकाव आएंगे, आप परिवार के बारे में सोचोगे, आप अपने पैसे के बारे में सोचोगे, बिजनेस के बारे में सोचोगे, गर्लफ्रेंड है तो उसके बारे में सोचोगे, पता नहीं क्या क्या सोचोगे, क्या क्या सपने लोगे। लेकिन वापस लौट के वहीं आइए, फिर सांस पे आइए, फिर आप भटकोगे, गिल्टी फील मत करो। ये क्षणिक मेडिटेशन होता है कि आप वापस लौट के वहीं आ रहे हो। आप एक एक 2-2 मिनट, आधा मिनट का आप एक्सरसाइज, आप ये मेडिटेशन करो तो धीरे धीरे आप नोट करोगे 4 से 6 महीने बाद में आपकी नींद आने लग गई। और नींद का एक दूसरा मैं फिर राय दूंगा, सलाह, जब सुबह सूरज उग रहा होता है, आप 15 मिनट आप मकान से बाहर निकल के उगते सूरज की रोशनी को महसूस करो, देखो खाली। चाहे सड़क पे घूम लो, गली में घूम लो, छत पे घूम लो, कुर्सी डाल के बैठ जाओ। मॉर्निंग जो सन का जो आना है, जो रोशनी पैदा होती है धरती के ऊपर, उस रोशनी को आप अनुभव कीजिए। उससे क्या आपके शरीर में डोपामीन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो उसमें आपको आपका शरीर एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता है। कोर्टिसोल भी रिलीज होता है जो बूस्ट करता है आपकी बॉडी को। और जो ही शाम को, जैसे आजकल 4:30 और थोड़े दिन बाद के अंदर 5:30 के आसपास, आप आधा घंटा 20 मिनट, कम से कम 15 मिनट तो आप अपने मकान से बाहर रहिए, कमरे से बाहर रहिए। और फिर जो शाम को धीरे धीरे जो रोशनी नीचे ढल रही होती है उसको महसूस कीजिए। क्यों, बाद में तो स्ट्रीट लाइट जल जाती हैं तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा यदि आप 8-9 बजे निकलते हो। उस समय जब रोशनी नहीं हो, बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं हो, उस समय आप बाहर निकलिए 10-15 मिनट, तो फिर आपकी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का आपके पीनियल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है। वो फिर एक बार उसका इनिशिएशन हो जाएगा उसकी एक्टिविटी का, फिर वो धीरे धीरे 9, 10, 11 के आसपास अच्छा मात्रा में रिलीज होगा एंड यू विल हैव ए साउंड स्लीप। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक तो थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, और मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके आप बैठे हो। आप कार चला रहे हो तो जस्ट कार चलाइए, खाना खा रहे हो तो आप खाने का आनंद लीजिए। क्या बात कही, बहुत मजा है। हाँ, कार चलाओ, कार का आनंद लो और कुछ मत सोचो। कार चलाते वक्त मोबाइल देख रहे हैं, खाना खाते कुछ भी मत देखो, आप देख रहे सिर्फ हैं। कार चलाओ। मैं आपको बताऊं, कार चलाओ। आप सड़क पे कोई जो लाल बत्ती को जंप कर रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा स्कूटर चला रहा है, आप उनको गाली मत दीजिए, उनसे बुरा मत मानिए, कमेंट मत, उनको देखिए, जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज मेडिटेशन। और आप नोट करोगे कि जब यदि आप मेडिटेशन इस तरह का करने लग जाते हो तो आपका बॉडी बड़ा कूल रहता है और लॉन्ग टर्म में आपका जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर है ये होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है। क्या बात है सर, तो बॉडी आपकी बिल्कुल संतुलन में। मुझे लगता है कि मैं जब आपसे बात करता हूँ डॉक्टर साहब तो पूरा ध्यान देना पड़ता है आपकी बात को सुनने के लिए। प्रश्न, इंटरव्यू किसी से भी आप बात करो तो उसके बाद एक बहुत फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि आप 1 घंटे पूरी एकाग्रता से एक ही विषय में सोच रहे हैं या उसी विषय से संबंधित एक तरह का मेडिटेशन। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं यदि और कोई सोचूंगा या आप भी कोई और बीच में मान लो थोड़ा सा आपका ध्यान भटकेगा तो मुझे बोलने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप मेरी बात आप पूरी सुन नहीं रहे हो शायद, हालांकि आप सुन रहे हो लेकिन आपका मेरा लेकिन क्योंकि मुझको चैट बॉक्स भी देखना होता है, अगला गाना भी देखना तो मुझे फिर उसमें एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। क्या बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके पूरे सिस्टम को नॉर्मल रखती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अब 2 कॉलर हैं हमारे साथ जो चैट बॉक्स में है। हरजिंदर सिंह कह रहे हैं डॉक्टर साहब बीपी की टैबलेट नाइट में लेनी चाहिए या मॉर्निंग में, ये पूछ रहे हैं। टैबलेट से मैं भी एक प्रश्न पूछ लूँगा, इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे डायबिटीज़ की टैबलेट है, आप खाना खाने से पहले लीजिए, अब 10 मिनट पहले लीजिए, या लोग बस टैबलेट के साथ ही पहला कौर खा लेते हैं, या खाना खाने के बाद लाभदायक है, ये क्या है इसका? देखिए, बीपी की ज़्यादातर दवा तो शाम को लेनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन रहते हैं जैसे डाययूरेटिक हैं, वो तो मॉर्निंग में लेनी चाहिए क्योंकि उससे यूरिन एक्स्ट्रा पास होता है तो रात को नींद डिस्टर्ब होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी सबसे कम डिफेंस की स्टेज में होती है रात को करीब 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। उस समय हमारी बॉडी के, क्योंकि बॉडी स्लीपिंग मोड में होती है, डीप स्लीप में होती है, तो हमारे सारे जो डिफेंसिव हार्मोन्स हैं उनका लेवल सबसे ज़्यादा कम होता है। इसलिए मैंने कहा सुबह उगते सूरज को देखिए सो दैट उन हार्मोन्स का लेवल वापस बढ़े। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बहुत सर्दियों में बहुत अर्ली मॉर्निंग में घूमने मत जाओ, क्योंकि आपके सारे हार्मोन्स उस समय कम हो रहे होते हैं। जैसे लोग 4 बजे घूमने जाते हैं, 5 सूरज उगने के साथ जाइए सो दैट वो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन पूरा मिल जाएगा। तो अब यदि आपने सुबह दवा ली तो सुबह
मान लो आपने सुबह 6 या 7 बजे दवा ली, 8 बजे ली, तो उस समय उस दवा का लेवल है वो भी सबसे कम होगा बॉडी में। आपकी बॉडी के खुद जो डिफेंसिव हार्मोन्स हैं उनका लेवल भी कम होगा। तो ऐसे में यदि सडनली बीपी बढ़ जाता है या कोई हार्ट अटैक हो जाता है माइल्ड सा भी, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए बीपी की अधिकतर दवाएं शाम को लेना ज़्यादा अच्छा है। शाम को। हाँ, और जहाँ तक आपने ब्लड शुगर का पूछा तो में डिपेंड करता है। जो एसआर मेडिसिन होती है जिसमें एसआर लिखा होता है साथ में, स्लो रिलीज, वो तो खाने से पहले लेनी चाहिए। अच्छा, कितने मिनट पहले? करीब आधा घंटा पहले आप ले। अच्छा, आधा घंटा पहले, जिस पे एसआर लिखा होता है, क्यों आधा पौन घंटे में जाके वो रिलीज होंगी। जब आपका खाना खा रहे हो आप, वो जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ब्लड में जा रहा होता है, उसमें वो दवा एक्टिव हो जाएगी। जैसे वो होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं बीपी की जो सिंगल टैबलेट होती हैं जो खाने से पहले ली जाती हैं, जो इंसुलिन बनाने के काम आती हैं। आजकल कई दवाइयाँ ऐसे आती हैं वो खाने के बाद में भी ले सकते हो। तो इंडिविजुअल आपको डॉक्टर्स को अच्छी तरह से पूछना पड़ेगा और थोड़ा खुद का भी इस बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर जो है ना, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि हर एक को हो सकता है इतना फाइन नॉलेज नहीं हो। तो आप अपना नॉलेज भी थोड़ा इस मामले में बढ़ाइए कि कौन सी दवा पहले लेनी चाहिए, क्यों आजकल सब कुछ अवेलेबल है अच्छी तरह से। कोई रिसर्च है, मेयो क्लिनिक वगैरह के पेपर्स इंटरनेट पे होते हैं जी, उनसे आप कंसल्ट करके वो दवा का आप समझ के फिर ले सकते हैं। तो डायबिटीज़ की दवा ज़्यादातर केस में जो उसमें एसआर लिखा होता हो या 1 से डे लेने वाली होती है, वो तो खाने से पहले लेनी चाहिए, आधा घंटा पहले के करीब। और वही दवा यदि एसआर फॉर्म में नहीं है तो वो खाने के बाद में ले सकते हो। जैसे मेटफॉर्मिन की है, मेटफॉर्मिन एसआर होगी तो खाने से पहले ले, सिंपल मेटफॉर्मिन है तो खाने के तुरंत बाद में ले। बहुत खूब। तो रामनिवास जी और हरिंदर सिंह, ये 2 प्रश्न हो गए। अब रजनी जी ने आपसे प्रश्न पूछा है। सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बीपी जो है हाई और लो दोनों होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? मतलब हाई भी है ब्लड प्रेशर और लो भी। हाँ, उसका जैसे मैंने बताया था, एक तो थोड़ा आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो जी, और एक जिंदगी में उत्साह रखो। वाह 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 वाह, उत्साह कहते हैं। क्रिएटिविटी रखो, आपकी कोई न कोई एक अच्छी हॉबी होनी चाहिए। तीसरा, आपको जैसे आपके जो ब्लड प्रेशर के बारे में जो भ्रांतियां हैं, ब्लड जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, और इसके अलावा आपको अपने, जैसे मेरे पहले हार्ट के ऊपर वो सब पॉडकास्ट हमारे स्पॉटिफाई पे हैं जी, तो उनको सुनोगे तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारे जो शरीर के तंत्र हैं वो कैसे काम करते हैं। तो यदि आप उनको जीवन में आप अपनाओगे तो बिल्कुल उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरा कारण ये हो, मतलब मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है कि आप दवा बीच बीच में छोड़ते हो। तो यदि आप दवा कभी ली कभी नहीं ली, और टाइमिंग, जैसे आपने कुछ तो बेसिक टाइम होना चाहिए ना। आपने किसी दिन सुबह ले ली, कभी दोपहर, कभी रात को ले रहे हो, तो फिर आपका बीपी है वो फ्लक्चुएशन में चला जाएगा, और वो आपके शरीर के लिए जो लगातार हाई बीपी है उससे भी ज़्यादा घातक होता है, वो नुकसानदेह होता है। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो रजनी जी, बेहतर होता आप फ़ोन करती तो हम ज़्यादा जान पाते आपकी परेशानी। 733-999-0969। अगर आप हमारी डायरेक्ट ऊपर भी है ना उसमें, ऐप में भी है। हाँ। अगर आप ऐप में फ़ोन का निशान है उस पर क्लिक कर दीजिए तो अपने आप स्टूडियो के नंबर से कनेक्ट हो जाएंगी। तो आपकी जो भी धारणाएं हैं, बाकी रजनी जी गाती बहुत अच्छा है, मैं वैसे ही धूल में लट चला रहा हूँ। तो आप गाना शुरू कर दीजिए तो बीमारी भी भाग जाएंगी और आसपास के दर्द भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इजी लाइफ को क्या है, थोड़ा इजी बनाना जरूरी है। हमने लोगों ने क्या लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है बिना बात। बहुत बढ़िया। अब बात कर लें हम बीपी की भ्रांतियों के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को बहुत मिथ है, जैसे रजनी जी ने लिखा कि भाई कभी चढ़ जाता है कभी लो हो जाता है, बीपी में खाएं तो नमक खाना छोड़ दें, कोई कहता है नमक खूब खाएं। क्या है ये सब? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आजकल क्या हो गया है कि जो हम इलाज करते हैं और खुद करवाने वाले, वो उस रोग को एक शरीर के का अलग हिस्सा मानते हैं कि मेरे तो बस बीपी ज़्यादा है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो पहले तो इस भ्रम से बाहर निकलिए कि बीपी कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ कम से कम 5-4 चीज़ें आपके शरीर में आएंगी और हो रही होती हैं जी।
यानी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। आपके शरीर में कई परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनका मैनिफेस्टेशन है बाहर, शरीर के अंदर परिवर्तन है आपके शरीर में। तो आपको सिर्फ बीपी का इलाज नहीं करना है, आप अपने पूरे जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। जी, अपनी पीपीटी तलाशिए। हाँ, सारा तलाशिए। जी, खाने का टाइमिंग, जैसे मैंने कहा, सूरज में हर बार कहता हूँ, हर टॉक में कहता हूँ कि सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ ही आप अपना खाना। दूसरा एक, हम तो 2 बजे खाने वाली तो पौध आ गई है। उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखिए, ऐसा देखा गया है कि यदि आपका जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, तो उसमें यदि आपने टोटल कैलोरी या टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का यदि 25% से कम खाया, 20% से कम खाया या 35% से ज़्यादा खाया, यानी 1/3 मान लो आप। एक आदमी को पूरे दिन में कितनी कैलोरी मान लो आपको 1500 कैलोरी चाहिए। वो वर्क के हिसाब से अलग अलग एवरेज निकाल लो, आपको मान लो 1500 कैलोरी आपको चाहिए। ये एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स का, याद रहने से इजी रहेगा। तो आपकी 500 कैलोरी 300 से 500 कैलोरी आपको सुबह लेनी चाहिए। तो वो कैसे ले सकते हैं? दूध, कॉर्नफ्लेक्स? आप कोई भी खाना ले लो। नहीं, मतलब जस्ट ऐसे एग्जांपल। देखिए, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, कोई एक फ्रूट ले लें, और थोड़े से ड्राई फ्रूट या इस तरह की कोई चने हैं, भुने हुए चने, इस तरह का लाइट सा खाना ले लो। बिस्किट वगैरह मैं पसंद नहीं करता हूँ, मेडिकली कोई बहुत उनका एडवांटेज नहीं है। बेसिक है कि आप कोई भी हल्का ड्राई फ्रूट्स हो या कोई 1-2 फल हो, मतलब एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट आपने वो लेके, वो ठीक है ना, आपका चाय या स्नैक्स या कोई प्रेफरेबल करो कि इट शुड बी, जो चाय है आपकी जहाँ तक संभव हो तो या तो कम दूध की हो या बिना दूध की हो, ब्लैक टी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, इस तरह की कोई चीज़। आप तो सजा देते हो। बीकानेर के लोगों ने आप कहोगे बिना दूध की चाय पियो। अब देखिए, चाय आप बिना उसकी पियोगे दूध की, तो 2 महीने बाद में आपको दूध वाली चाय फिर अच्छी नहीं लगेगी। देन आप अभी आप चाय नहीं पी रहे हो, बेसिकली कॉन्कॉक्शन है, एक तरह का काढ़ा है, अपने जो पीते हैं, चाय नहीं है। साहू की चाय काढ़े की तरह, जो काढ़े की तरह ही है बेसिकली। और वो उसकी देखिए, आपकी थोड़ी देर बाद में आपको टंग पे कोटिंग सी लगती है, थोड़ा ऐसा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता। और आप ब्लैक टी पीजिए, आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 15 मिनट बाद में कि आपकी टंग पे कुछ है ही नहीं, तो बॉडी में एनर्जी उससे बेटर आती है। तो बाकी पर्सनल चॉइस है, दूध कम तो करो कम से कम जी। और उसके बाद में आप ये उनके लिए जो जल्दी उठते हैं, जो सुबह 5:30 4, उनके लिए होता है ब्रेकफास्ट जी। और उसके बाद में जो उठते 12 बजे उनको ब्रेकफास्ट, वो लाइफस्टाइल में आते नहीं, वो तो फिर बीपी के डॉक्टर्स के पास है उनकी, मतलब वो तो उनकी रॉ मटेरियल है। उनकी वसीयत बीपी के डॉक्टर्स ने लिख दी है। हाँ, वो लिख दी है। और फिर आप 10 से 11 के बीच में आप अपना लंच करो, और लंच में आप फिर करीब वो 35-40% आप अपनी एनर्जी ले लो जी। तो 600 ग्राम, हाँ 600 कैलोरी। हाँ, तो आपकी 600 और मान लो 300 वो हो गई, तो 900 से 1000 के बीच में आपने दोपहर तक ले ली, 11 बजे तक ले लिया आपने। और शाम को फिर आप जो भी ले वो 200 कैलोरी ले, 1200 कैलोरी होगी। 300 कैलोरी आपको शरीर से आनी चाहिए। आपके शरीर को जो ऑटोफेगी कहते हैं, तो आपका शरीर ही शरीर को खाए। 300 कैलोरी में क्या 2 रोटी, 1 रोटी हो, और बाकी ये आप थोड़े चने वने ले लो, पेट की फीलिंग रहे। एक होती पूरे है, दिन डॉक्टर साहब चने आप तो फकड़ी में ले जा रहे हो। अच्छा, एक रात को भूख नहीं लगे आपको, उसके लिए जो 80 to 100% डार्क चॉकलेट है, उसके 3 या 4 स्क्वायर खा लो आप। डार्क चॉकलेट, नॉट मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। आपके मिल्क से आपकी दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी नहीं है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि डार्क चॉकलेट में जो कोकोआ होता है, वो क्या करता है कि ब्रेन के उन्हीं पार्ट को स्टिमुलेट करता है जिनको मीठा स्टिमुलेट करता है। शुगर और कोकोआ दोनों एक ही साथ एक ही जगह को स्टिमुलेट करते हैं, तो आपकी मीठा खाने की इच्छा कम हो जाएगी, और आपकी अननेसेसरी जो क्रेविंग होती है रात को, जैसे फ्रिज खोल के कुछ खाना खाने की, आप नोट करेंगे कि वो छोटे से स्क्वायर से 2 स्क्वायर भी आपने खा लिए ना, तो आपकी इच्छा नहीं होगी। प्लस आपकी नींद में भी हेल्प करती है ये। तो इस तरह से आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा और आपकी स्लीप भी मैनेज हो जाएगी, और आपको अननेसेसरी कैलोरी भी शरीर के अंदर नहीं जाएंगी। डार्क चॉकलेट में कैलोरी नहीं होती, मिल्क चॉक में मीठा भी होता है, कैलोरीज खूब होती हैं। जी जी। कितनी? 1500 हो जाती? नहीं, आपने को 1500 नहीं करनी है ना, मतलब 1500 की जरूरत है, तो आप 1300 से 1200-1300 कैलोरी से ज़्यादा मत लीजिए भाई। कम हो जाएगी। सॉरी, बॉक्स एफएम में चैट बॉक्स देखते हुए आवाज़ें आने लगती है। सो
ये तो रही भ्रांतियों की बात। नहीं, भ्रांतियाँ बहुत हैं। और क्या अब एक तो भ्रांति है, कुछ लोग कहते हैं साहब हमारे तो बीपी जेनेटिक्स में है, जी, मेरे दादा के है और मेरी मम्मी पापा के है, मेरे भी होगा। तो मैं यहाँ दो बात क्लियर करना चाहूँगा। एक तो यदि दादा दादी में किसी के बीपी है तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते पोती हैं, उनमें होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है जी। लेकिन यहाँ संभावना है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको डिले कर सकते हो। आप यदि लाइफस्टाइल आपकी सही नहीं है, आपने जीवन को सही तरीके से नहीं जीना सीखा है, तो वो चीज़ आपको 18-19 साल में भी वो बीपी आपके आ जाएगा जी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई लोग कहते हैं साहब ये तो मिडिल एज की बीमारी है, 50 साल के तक तो मैं मौज करूँगा फिर मेरे बीपी होगा। ऐसा नहीं है। दुनिया में करीब 6 से 8% 18 से और 40 साल से पहले के लोगों में बीपी होता है जी। और 40 से आगे जो होते हैं उनमें करीब आप देखो कि 45% तक लोगों में बीपी हो जाता है और 60 के बाद में करीब 65% लोगों में हाई बीपी रहने लग जाता है। ये एक नेचुरल कोर्स है, लेकिन इन सब को आप कट डाउन कर सकते हो। इनकी परसेंटेज है उसमें से आप बाहर निकाल सकते हो अपने आप को। तो उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जो एक तो खाने का मैंने टाइमिंग बताया, एनर्जी आप बॉडी में कैसे लो, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ना आज के टाइम की, वो सबसे ज़्यादा है एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन। बहुत बढ़िया बात कही है डॉक्टर साहब आपने। हम आवश्यकता से ज़्यादा खा रहे हैं, चक्कर कुछ न कुछ जुबान चटोरी हो गई है, बहुत चटोरी होगी। आपका क्या इरेशनल थिंकिंग है, मतलब जो खाने को लेके तो हमारी कोई थिंकिंग है नहीं। देखिए केक कितने बिकते हैं, लोग किस तरह से केक खाते हैं, केक स्टोर खुल गया। हाँ, और फ्रेंच फ्राइज, आपके जो भी प्रोसेस्ड इस तरह के जो हाईली सैचुरेटेड फैट वाले हैं, समोसा हैं, कचौरी हैं। अब भुजिया खाना बुरी नहीं है, लेकिन आपने 2-4 चम्मच खा लिए वहाँ तक ठीक है, आप कटोरी भर के पूरा भुजिया खा रहे हो, वो किसी हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। समोसा मैं नहीं कहता कि आप कचौरी समोसा खाओ मत, मैंने में 1-2 बार खा लिया। यहाँ नाश्ता ही लोगों का शुरुआत होता है। तो वो इस तरह के जो प्रोसेस्ड फूड हैं, इवन जैसे नॉन वेज भी आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग प्रोसेस्ड मीट वगैरह खाते हैं ज़्यादा, तो बहुत टॉक्सिक होता है वो। और इन सब का यदि आप ध्यान रखें, प्लस आप अपने सोने का टाइमिंग का ध्यान रखें, और लाइफ में देखिए एम्बिशंस को कट कीजिए। क्या बात, एम्बिशन से कुछ नहीं मिलने वाला, शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। और मैंने पैसे के पीछे भागते कितने लोगों को देखा है, ज़िंदगी निकल जाती है और अंत में मुड़ के देखते हैं तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है, कुछ भी देखा ही नहीं उन्होंने। सुबह का सूरज नहीं देखा, आकाश के अंदर इंद्रधनुष नहीं देखा, और पैसा भी नहीं देखा, और पैसा पड़ा है। वही कह रहा हूँ, उसको भी देख नहीं पाए, उसे भी कहीं ऐसे छिपा के रखा हुआ है कि रोज आप देख भी नहीं सकते। और ज़्यादातर उनके जैसे मेरे जिन भी लोगों से कांटेक्ट आए इसमें, वो परेशान रहते हैं हर समय। लाइफ के अंदर कोई भी आप देखिए क्रिएटिविटी का अभाव रहता है, थके हुए से रहते हैं, रोमांस नाम की चीज़ नहीं है जिसने प्रकृति का जो आधार है पूरा। तो फिर उस जीवन का आप क्या करोगे? उस जीवन का और उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। पैसा मतलब आपको कंफर्टेबली रिच होना चाहिए, ठीक ठीक, उसके लिए ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। और एक्शन में आप रहोगे तो कुछ ना कुछ फ्लो होता ही रहता है। पैसा तो ऐसा है कि फ्लो होता है, ये रुक नहीं सकता किसी के पास। कमला थिर न कहीं रही, जाने सब जग कोय, पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए। ये जो लक्ष्मी है, पुरातन पुरुष विष्णु की माइथोलॉजी के हिसाब से पत्नी है। अब वो बूढ़े हैं बेचारे, पुरातन हैं, और लक्ष्मी है वो चिर यौवना है, तो वो तो चंचल होगी। तो धन तो चंचल होता है, तो आप अपना एक्शन में रहिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन ज़िंदगी के आनंद की कीमत पे आप कुछ मत कीजिए। और देखा गया है कि जो सामाजिक बंधन होते हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, उनके पीछे हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं। कहते हैं साहब वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, करने के बाद में आपको क्या कह दिया उन्होंने? आपने सब उनकी हिसाब से कर दिया, तो किसने आके आपके चरण स्पर्श किए, किसने आपके पैरों का चरणामृत लिया? क्यों फालतू की बात? इसीलिए अमित बिश्नोई का हमने गाना बजाया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। तीसरा भ्रम क्या होता है साहब, जो लोगों जो मिथ चली हुई है कि साहब ये दवा ले रहा हूँ और अब मेरा 3 महीने से या 5 साल से बीपी बिल्कुल ठीक है, तो अब मेरे को दवाई की क्या ज़रूरत है, और आप दवा सडनली बंद कर देते हो। दवा बीपी की बंद नहीं होती है। यदि आपके बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है और उसके कारण का पता है कि मान लो ओबेसिटी से रिलेटेड है, कोई किसी के ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है उससे रिलेटेड है, किसी के वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड है, वो जो कारण यदि हट गया तो हो सकता है आपका बीपी नॉर्मल आ जाए। लेकिन आपकी जेनेटिक्स में है, आपके कोई किडनी में ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से है,
आपके कोई ग्लैंड्स के अंदर ऐसा इश्यू है, किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई, उसकी वजह से है, वो बीपी नॉर्मल नहीं होगा, कभी नॉर्मल नहीं होगा। लाइफस्टाइल से वो कम हो सकता है, दवा की मात्रा कम हो सकती है। तो आप अपनी मर्जी से दवा बंद मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है। क्योंकि सडन दवा बंद करने से रिबाउंड ब्लड प्रेशर होता है। जैसे आप टेनिस की बॉल मारते हो तो जितने फोर्स से मारोगे उससे 1.5 या 2 गुना फोर्स से वापस आती है बॉल, दीवार से टकरा के, स्क्वैश वगैरह के अंदर खेलते हैं, ज़्यादा फोर्स के साथ आती है। जैसे क्रिकेट की बॉल वो जमीन से टकरा के जब उठती है स्विंग बॉल, तो बहुत तेज़ी से आती है, लोगों के सिर फूट जाते हैं, इसे तो हेलमेट वगैरह लगाते हैं, उसका फोर्स बहुत होता है। तो ऐसे ही जब आपने सडनली दवा हटा दी, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली बीपी बढ़ गया, तो वो बीपी आपके हेमरेज वगैरह कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। तो बीपी की दवा निश्चित टाइम पे लो, एक टाइम डिसाइड करो, उसमें लेना है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है, हम उसको मजाक में लेते हैं, एक दिन हादसा हो जाता है, और हादसे के बाद में चाहे लेते रहो आप, जो बात हो गई वो तो हो गई। तो एक ये नहीं रखना चाहिए। तीसरा आजकल चला हुआ है कि साहब हमारे पास आइए, हम इस पद्धति से इलाज करेंगे, आपका बीपी जो है जड़ से निकाल देंगे। वाह, डायबिटीज जड़ से। देखिए, बीपी कोई पेड़ पौधा नहीं है कि जड़ निकाल दो, ये सिस्टम है। एक जड़ निकालनी है तो आपको पूरा सिस्टम ही निकालना पड़ेगा, आपको हार्ट को निकाल के बाहर ना करना पड़ेगा। एक कॉमन सी बात है, लाइफस्टाइल से फर्क पड़ता है। 15 से 20%, 30% तक आपको बेनिफिट होता है, आपको कम दवा लेनी पड़ती है, उसकी मात्रा कम होती है। बीपी एक बार हो गया तो उसकी कोई क्योर नहीं हो सकता। यदि वो किसी कारण से है और वो कारण हट गया तो ही बीपी नॉर्मल होगा। अब 10% लोगों में हो सकता है किसी कारण से हो, मान लो मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, मेरे एक्सट्रीम कोई स्ट्रेस का लेवल है, उससे मेरा बीपी बढ़ गया और वो स्ट्रेस हट गया तो मेरा बीपी नॉर्मल आ जाएगा। अब लेकिन वो जनरलाइज नहीं कर सकते, हर व्यक्ति अलग है। बहुत बढ़िया बात। हर व्यक्ति अलग है, तो इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि वो साहब वो क्योर हो गया। एक और भ्रांति है कि साहब ब्लड प्रेशर तो मर्दों में ही होता है, औरतों में नहीं होता। ये भ्रम पहले तो बहुत थी, अब भ्रांति को शहरों में तो कम हो गई, गाँव में अभी भी है। मैं अपने गाँव जाता हूँ तो कई बार कहता हूँ इसका बीपी, बोले साहब ये तो औरतें हैं, ऐसी करती, औरतों का बीपी है। मेडिकली जो भी जाँच होती है उसमें आदमी और औरत में ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं है, दोनों के ही होता है, दोनों के एक ही कारण है। और अधिकतर महिलाओं की जो जीवन शैली है वो पुरुषों से भी खराब है। घर में रहती हैं, न सूरज का एक्सपोजर है, न कोई घूमना फिरना है, एक्सरसाइज तो आप जानते हैं ही नहीं। घर का काम वो कर सकती हैं, लेकिन वो घर का काम मोनोटोनस टाइप हो गया एक ही जगह, तो वो कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, उनमें संभावना इतनी रहती है। तो ये भ्रांति निकलनी चाहिए कि साहब महिलाओं के अंदर नहीं होता या बच्चों में नहीं होता। अभी तो साहब 15 साल का ही बच्चा है, 10 साल का ही है, बीपी आपने 5-5 साल की उम्र के बच्चों में भी बीपी रिकॉर्डेड हुए हैं हाई। अंडरलाइन कई रीजन कम है, मैंने कहा प्रतिशत कम है, 3-4-5% है, लेकिन संभावना तो रहती है ना। डॉक्टर राम अवतार शर्मा बहुत ही रोचक जानकारी देते हैं। शनिवार को 2 से 3 इनका समय फिक्स है। बहुत सारे श्रोता उन्हें सुनते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज भेजते हैं। बॉक्स एफएम डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और उसके बाद इसको आप संडे भी सुन सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट में भी इसको सुन सकते हैं। आखिरी सवाल रजनी जी ने वापस भेजा है। उन्होंने कहा मुकुल जी आप गाने की कह रहे थे, तो मैं गाना तो अच्छा नहीं गाती लेकिन गाना सुनती ज़रूर हूँ। तो आप बॉक्स एफएम सुनती हैं तो वैसे भी आपके का बीपी गायब हो जाएगा। पर वो पूछ रही हैं कि स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। स्पाइसी खाना तो देखो सबको अच्छा लगता है जी, जुबान चटोरी है। वो सभी की है। हाँ, मतलब अब मैंने जुबान की बात हाँ, तो अब स्पाइस में क्या कर सकते हैं, स्पाइस से कोई नुकसान नहीं है, आपको स्पाइस का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे इंस्टेड की आप कोई ऑयली चीज़ लें, आप जो मिर्ची होती है इस क्वाइट गुड, हरी मिर्ची जो होती है उसका किसी ने, या फिर आपका जो शिमला मिर्ची होती है, तो आप अपने चीज़ों को उससे स्पाइसी करें जी, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जिनसे आप अपने स्पाइस को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे तो आपके जो मसाले होते हैं तो फ़ायदे के ही होते हैं जी। उसमें ऑयल को कंट्रोल करो आप। और खाने में मैंने कहा ना कि आपको बहुत ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा खाने की इच्छा करती हो, मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि छोटा सा स्क्वायर डार्क चॉकलेट का ले लीजिए आप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने काफ़ी इसको लोगों पे यूज़ किया है जी। तो जिन्होंने सिंसियरली यूज़ किया है तो उनकी एपेटाइट को काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया है, और लॉन्ग टर्म में मतलब वेट लॉस भी होता है। और एक जो चाय है वो ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, उसकी तरफ हमें अब मूव करना चाहिए, जो मॉडर्न हमारी लाइफस्टाइल है। अब मिल्क के अंदर 10 तरह के इश्यूज़ खड़े होने लग गए हैं, हार्मोन्स वगैरह का यूज़ बहुत होने लगा है एनिमल्स के अंदर। इसमें भी हम बात करने वाले थे। हाँ, वो अपने एंडोक्राइन हेल्थ पे एक दिन टॉक रखेंगे जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो एक मैं आपको सैकड़ों साल पहले जो कबीर ने एक बात कही थी,
तो मैं रजनी जी से कहूँगा कि वो कबीर की इस बात को ऊपर ज़रा ध्यान फरमाएं। जी। सुन्न महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल, जागूं जुगत सु रंग महल में, पिब पायो अनमोल, घूंघट के पट खोल तो को पीब पिया मिलेंगे, जी। इसका कटु को पूरा वचन मत बोल। तो को पिया मिलेंगे। अब इसका पूरा विस्तार से थोड़ा सा समझा दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। कबीर कहते हैं सुन्न महल में दियना बारी ले, सुने महल में, शून्य, अच्छा शून्य महल, शून्य महल में मतलब बिल्कुल साइलेंस, जो तुम्हारा टेम्पल ऑफ साइलेंस है, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे कोर के अंदर है, तुम्हारे शरीर में, हाँ शरीर के कोर के अंदर है, तुम्हारे शरीर के जो केंद्र में है, उसमें होश का दिया जला ले। शून्य महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल, फिर तुम्हें अपने आसन से डोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जागूं जुगत सु रंग महल में, ये जो दुनिया का रंग महल है, जो चारों तरफ से मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है, चारों तरफ से मुझे कोई कहीं खींच रहा है, कोई मुझे अपनी तरफ कहीं आकर्षित कर रहा है, मैं इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, ठीक है ना। सुन जागूं जुगत सु रंग, इसमें मैं बड़े जुगत से, बड़ी चतुराई के साथ मैं जाग गया हूँ, मैं जागृत हो गया हूँ, मुझे पूरा होश आ गया है। पिब पायो अनमोल, मैंने अपने आप को या ईश्वर को, कोई भी वर्ड कर दें, जो ईश्वरवादी ईश्वर मानते हैं और दूसरे मानते हैं मैंने सेल्फ को मान लिया, अपने आप को पाया। घूंघट के पट खोल, ये अपना वो घूंघट नहीं है, ये जो पर्दा हमारी चेतना पे गिरा हुआ है, आप उसको उठाइए तो को पीब मिलेंगे। क्या बात है, तो ये एसेंस ऑफ हेल्थ है। बहुत खूब। सो डॉक्टर राम अवतार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी शनिवार के दिन अगले सप्ताह किसी नए बहुत ही सुंदर विषय के साथ। थैंक यू सो मच। ओके जी।